तो भाई सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए और आपकी ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके आप ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद क्या है, ठीक। आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी में, जिसका पर्पस सेक्शन 8 कंपनी का है, तो उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है फॉर लाइसेंस। ऑब्टेनिंग लाइसेंस, जी सर। लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है ना, समझ आ गई। जी तो सर। उसको क्या करनी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। आगे पढ़ेंगे हम। सेक्शन 8 क्या, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्या सेक्शन 8 कंपनी को लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना मैंडेटरी है या नहीं है? वो तो। नो सर, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है सारा। क्लियर है। जी सर। कंपनीज यस एक्ट के सर। अंदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन 8 एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी। मतलब जो एक लिमिटेड कंपनी के जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे किसको मिलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी को मिलते हैं। जैसे एक लिमिटेड कंपनी को बेनिफिट मिलते हैं, जो भी प्रिविलेजेस एक लिमिटेड कंपनी को मिलती है, सेक्शन 8 कंपनी को भी वही लिमिटेड मिलती है, वही सारे के सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म, वैसे तो देखो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं होती? पार्टनरशिप फर्म क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं होती, बताओगे? हाँ जी। हाँ जी, सेपरेट होती है। पार्टनरशिप फर्म, सर मेरे हिसाब से नहीं होती। सेपरेट नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई लॉ नहीं है। मतलब ये कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी नहीं है। तो मेंबर और जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होते हैं और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेम होते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे किसी भी कंपनी में पार्टनर मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक सर पार्टनरशिप, किसी भी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है, नोट कर लो हमेशा के लिए। एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। समझ आ गई। जी सर। हाँ। अगर एक सेक्शन 8 कंपनी को अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज करना है, तो वो तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक कि वो प्रायर अप्रूवल ना ले ले सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसको पहले किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेंट्रल का क्लियर है। मतलब पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो चेंजेस कर सकती है। हाँ, और एक सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को किसी दूसरी कंपनी में भी कन्वर्ट करा सकती है। उसके लिए आपको हम पढ़ेंगे, इस चीज को रेफर कर लो, रेफर चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम कन्वर्जन वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि किस तरह से सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ आ गई। एक तो सेक्शन सर 8 उसके कंपनी, लिए भी परमिशन लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके लिए भी प्रॉपरली आपको प्रॉपर काफी सारा प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए भी आपको, तो वो करना पड़ेगा। आपको पता है जी सर। सेक्शन 8 कंपनी का क्या ठीक है, है। सेक्शन 8 कंपनी पता चल गया क्या है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को क्या जी क्या सर। कंडीशन जी फॉलो सर। करनी है, सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम यस के सर। आगे वो सारा का सारा क्लियर है यहाँ तक। कोई डाउट है किसी का तो मुझे यस बताओ, सर। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं हम, सिमरन एंड मंशा। यस सर। जी सर। यस। ठीक है। where it is proved to the central government, where it is proved to the satisfaction of central government that a limited company registered under the act or any previous company law has been formed with any object specified in clause A of subsection 1। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी लिमिटेड कंपनी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एप्लीकेशन लगाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्शन लगी कि भाई हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि किसी कंपनी ने मेरे पास एप्लीकेशन लगाई है और वो सारी के सारे किस पर्पस के लिए, उन ऑब्जेक्ट के लिए
उसने एप्लीकेशन लगाई है जो ऑब्जेक्ट बता रखे हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लोज, और वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं? प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, एजुकेशन, चैरिटी, ठीक है ना। और जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जी सर। जो कि रिस्ट्रिक्शंस किस में बता रखी हैं कि भाई वो ना तो अपने जो भी प्रॉफिट होगा उसका यूज अपने बिजनेस में करेगी, और जो उसको इनकम आएगी वो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करेगी, मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। अगर इन सारी कंडीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाई विद द कंडीशन स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 8, रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 8, तो वो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट में बाय लाइसेंस, वो लाइसेंस के द्वारा अलाउ कर देगी उस सेक्शन 8 कंपनी को, इट में बाय लाइसेंस अलाउ द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8। वो सेक्शन 8 कंपनी को, उस कंपनी को लाइसेंस दे देगी और उसको अलाउ कर देगी कि आप रजिस्टर हो सकते हो, अपने आप को एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्ड इट। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ, तो मतलब अगर किसी भी कंपनी को सेक्शन 8 के अंदर काम करना है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओगे? थ्री कंडीशन, पहले 3 कंडीशन को फॉलो करना और पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी सेंट्रल पड़ेगी, जब वो गवर्नमेंट को परमिशन एप्लीकेशन देगी लगानी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना हाँ पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस अगर लेना सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि भाई कंपनी सेटिस्फाइंग विद द ऑल द कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 8, देन वो क्या कर सकती है? अलाउ कर सकती है उस सेक्शन 8 कंपनी को टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8। समझ आ गई? क्लियर है? जी सेक्शन सर। 8 जी सर। कंपनी, it is not mandatory for the company to use the word limited or private limited at the end of its name। क्लियर है? आप फिर क्या कर सकते हो? जी एप्लीकेशन सर। भी लगा सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सिमरन, मंशा, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बात करते हैं। नो सर, डाउट नहीं है। अगर मान लो आपने कोई झूठ बोल के, आपने किसी गलत तरीके से, आपने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, लेकिन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया, तो परमिशन सेंट्रल ले ली। गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर revoke the license granted to the company registered under the section 8 if company contravene any of the requirement of this section or any other condition subject to which license is issued or the affair of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the object of the company या फिर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 में अंदर रजिस्टर्ड है, अगर वो कॉन्ट्रावेंट कर रही है सेक्शन 8 की कंडीशन को, अगर वो उन कंडीशन को ब्रीच कर रही है जिन कंडीशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया था, या फिर वो फ्रॉडुलेंट तरीके से काम कर रही है, या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है? उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है, रिवोक कर सकती है, और उसके स्टेटस को कन्वर्ट कर सकती है एंड डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट इट स्टेटस एंड चेंज द नेम टू ऐड द वर्ड लिमिटेड और वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी को यह भी कह सकते हैं कि अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी से कन्वर्ट करा के या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा लो या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा लो, उसको बोल भी सकती है। समझ आ गई? बट ऐसा करने से पहले यस सर। बट ऐसा करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देके यहाँ पर चलेगी, उसको एक सुनवाई का मौका देके यहाँ पर चलेगी। और ये कब होगा? जब कंपनी क्या कर रही होगी, कब कब उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, बताओगे? तब सर जब वो तीन कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करेगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो उसका लाइसेंस जो है, वो जो कंडीशंस बता रखी है, अब कंडीशन क्या हो सकती है? रीजन फॉर, लिखो, आपसे पूछ सकते हैं रीजन फॉर द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस फॉर द सेक्शन 8 कंपनी, ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक द लाइसेंस? पहला, इफ कंपनी
contravene the conditions of section 8. दूसरा, if company breach the conditions on the basis of which central government issue the license. तीसरा, if company acts in fraudulent manner. चौथा, if company works against the पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर ये चीजें अगर सेक्शन 8 कंपनी कर रही है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा इन चारों में से कोई सी भी चीज अगर कंपनी कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को रिवोक कर देगी और उसको ऑर्डर देगी कि आप अपना स्टेटस किसी दूसरी कंपनी में, या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में आप क्या करें, कन्वर्ट कराएं, और उसको डायरेक्शन देगी टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और इसके ऐसा करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के यहाँ पर चलेगी। समझ आ गई या कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट तो मुझे पूछ सकते हो, सिमरन एंड मंशा। सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Where the license is revoked under subsection 6, central government may by order, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct the company to be wound up under the act or to amalgamate with another company registered under this act. अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी का, मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी थी जिसका नाम था मंशा सेक्शन 8 कंपनी, मंशा सेक्शन 8, या फिर एक था सिमरन सेक्शन 8 कंपनी। कोई भी मंशा फाउंडेशन थी या सिमरन फाउंडेशन, मान लो मंशा फाउंडेशन थी, मंशा फाउंडेशन ने लाइसेंस लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन उसके लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया। तो मंशा फाउंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई आप अपनी कंपनी को बंद कर लीजिए, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या कर लीजिए, अमेलगमेट हो जाइए, मिल जाइए उसके साथ। समझ आ गई? उसको ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? समझ आया? जी सर। हाँ, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोल सकती है कि जिस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोल सकती है, उसको ऑर्डर दे सकती है, भाई या तो अपने आप को वाउंड अप करा लो, या फिर दूसरी कंपनी के साथ, किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ आप क्या करा लो, मर्ज करवा लो अपने आप को, अमेलगमेट करवा लो। लेकिन ऐसा करने से पहले सुनवाई का मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस कंपनी को दिया जाएगा। 7 पॉइंट समझ आ गया? ठीक है जी सर। 7 पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट 7 पॉइंट के अंदर? आगे बढ़े। यस सर। पॉइंट नंबर 8, हाँ जी। वेयर लाइसेंस रिवोक अंडर सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 के अंदर जो लाइसेंस रिवोक हुआ था, and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that a company registered under section should be amalgamated with another company registered under the section and having similar object, then notwithstanding anything contrary contained in the act, the central government by order provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, property, power, right, interest, authority and privileges, and with such liability, duty and obligation has to be specified in the order. ये कहना चाह रहा है, मान लो सेक्शन 6 के अंदर जो जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया था किस चीज के रिगार्डिंग, लाइसेंस, जिस कंपनी का लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया था, मान लो मंशा फाउंडेशन का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया था और ऑर्डर दे दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई मंशा फाउंडेशन
अपने आप को किसी दूसरी कंपनी के साथ, किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सेम ऑब्जेक्ट है, मान लो सिमरन फाउंडेशन, इसके साथ क्या हो जाओ, अमलगामेट हो जाओ। अमलगामेट मतलब इसके साथ मिल जाए। तो हाँ मतलब जो भी चीज, उसके लिए आपको अमेलगामेशन जी के सर। जो प्रोविजंस है, अमेलगामेशन के कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए स्पेसिफाई करेगी, जो भी ऑर्डर के अंदर लिखा गया होगा अमेलगामेशन के रिगार्डिंग, आपको वो सारी की सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेलगामेशन के लिए ऑर्डर पास किया है, तो वो सारा अकॉर्डिंगली आपको मानना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से अमेलगामेशन की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। समझ आ गई बात मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर। कोई डाउट? नो। इसमें आप अपनी तरफ से भी अपने अकॉर्डिंग भी बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको यही चेपना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कि मैं, सेक्शन सही होना चाहिए हाँ, बस, है ना? कि भाई आप चीजें जो सेक्शन बोलना चाह रहा है वही आप लिखो, ऐसा नहीं है कि कुछ और लिखो। लेकिन आपका जो लिखने का जो तरीका है दूसरा हो सकता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन वही आनी चाहिए जो लो कह रहा है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ। इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, मान लो कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी को बंद करा दिया गया, कंपनी बंद हो गई। बंद कराने के बाद कंपनी की मान लो कोई डेट बच गया, कोई एसेट बच गया, कंपनी का कोई एसेट थी, कोई पैसा था बच गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पैसे को किसी दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, उसको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड होता है एक, आईबीसी फंड, उसमें ट्रांसफर कर सकती है। इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन देयर रिमेन आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट, मान लो आपने सबका पैसा दे दिया, फिर भी कंपनी की कुछ एसेट बच गई, तो क्या कर सकती है कंपनी, कम तो क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर कर सकती है किसी दूसरे कंपनी के अंदर। समझ आ गई? उन कंडीशन के बेसिस पे जिसमें ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी ने अलाउ किया है, या फिर उस पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये होगा, अगर कोई पैसा बचता है वाइंडिंग अप करने के बाद, जब कंपनी अपने सारे डेट रिपे कर देगी, अगर उसके बाद भी कोई पैसा बचा, तो दो चीजें कर सकते हो आप उस पैसे को, या तो उस पैसे को किसी दूसरे कंपनी में को दे सकते हो जिसका सेम ऑब्जेक्ट है सेक्शन 8 कंपनी में। मान लो सिमरन फाउंडेशन बंद हो गई, सिमरन फाउंडेशन को जो भी पैसा लोगों का देना था वो दे दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया, उस पैसे को या तो मंशा फाउंडेशन को दिया जा सकता है, या फिर अगर मंशा फाउंडेशन को नहीं दे रहे तो उस पैसे को एक फंड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड, उसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, बट हमेशा ये ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी, जब अमेलगमेशन के बारे में बात हो रही है, तो एक सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ उस ही कंपनी के अंदर अमेलगमेट हो सकती है जिस दूसरी कंपनी का सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? जी सर। सेक्शन 8 कंपनी में अभी तक पॉइंट नंबर 10 तक कोई डाउट आया है तो मुझे बताओ, नो सर। जी सर। आगे बढ़ सकते हैं हम। यस। जी सर। इफ कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट, अगर सेक्शन 8 कंपनी इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करती, तो फिर क्या होगा? उस केस में कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम फाइन जो लगेगा 10 लाख रुपए लग सकता है, मैक्सिमम फाइन लगेगा 1 करोड़ रुपए। कंपनी के डायरेक्टर और जो ऑफिसर होंगे वो, उनके ऊपर भी फाइन लगेगा, उनके पास ऊपर मिनिमम फाइन 25,000 तक का लग सकता है और मैक्सिमम फाइन 25 लाख तक का लग सकता है। समझ आ गई? जी सर। आगे बात करें। यस सर। अगर कंपनी फ्रॉडुलेंट तरीके से फ्रॉड करके अपना बिजनेस कर रही है, तो कंपनी के ऊपर सेक्शन 447 मतलब फ्रॉड का केस भी लग जाएगा। तो कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस भी लग जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यहां तक सेक्शन 8 कंपनी का पूरा पता चल गया। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कोई डाउट किसी बच्चे का? हाँ। नो सर। सेक्शन 8 कंपनी में कुछ कहना है आप लोगों को?
नहीं सर। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी अच्छे से समझ आ गया, या फिर आपको ये लग रहा है कि सर बकवास मारे जा रहे हो बेफालतू की, बंद करो सिस्टम विस्टम? पूरा सही आ गया। ठीक है, जी सर, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब फीचर्स की बात करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के क्या फीचर होते हैं? सेक्शन 8 कंपनी का फीचर, सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट जो होता है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, ये होता है। सेक्शन 8 कंपनी अपने जो भी प्रॉफिट कमाएगी अपने बिजनेस, अपना जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके प्रमोशन में ही लगाएगी। सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना उसको मैंडेटरी नहीं है। नहीं। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। और सेक्शन 8 कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर काफ़ी सारी एग्जम्पशन मिलती है। सेक्शन 8 कंपनी किसी भी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, सिर्फ 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। 1% कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी की। ओपीसी जो है सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बाकी सेक्शन 8 कंपनी सारे वो जी सर। प्रिविलेजेस इंजॉय करती है जो प्रिविलेजेस किसको मिलते हैं, एक लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी को मिलते हैं। समझ आ गई? जितने भी फीचर एक लिमिटेड कंपनी के होते हैं, सेम फीचर सेक्शन 8 कंपनी के होते हैं। फीचर कौन कौन से होते हैं? सेपरेट लीगल जी सर, एंटिटी, तो सर परपेचुअल ये जो सोसाइटी। ऊपर जो गिवन सारे पॉइंट्स इनको शॉर्ट करके लिख दिए ना, ये तो हाँ, थोड़े जो हमने बहुत। ऊपर पढ़ा था सारे का सारा शॉर्ट करके इन्होंने लिख दिया। सारा। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट सर सेक्शन जो 8? सेक्शन 8 का है, नो आपने सर। बोला था कि क्या अमलगमेट करते हैं जब हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं सेम ही कंपनी में। सेम अब कंपनी जिस, अगर कोई और कंपनी उसको नहीं नहीं सेक्शन नहीं नहीं होगा। कोई दूसरी कंपनी है कर उसमें नहीं हो सकते हैं सकता। बट ओपीसी को नहीं कर एक सकते। सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में ही क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। समझ आ गई मेरी बात? मर्ज। क्लियर है? ठीक है सर। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर जी सर। कंपनी। अब हमारे पास आता है क्या होता जी है सर। प्रोड्यूसर कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो प्रोड्यूसर कंपनी पे आए। प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? प्रोड्यूसर कंपनी का जो सेक्शन है, सेक्शन 378 ए से लेके सेक्शन 378 यू तक बात करता है। सेक्शन 8 वो प्रोड्यूसर कंपनी, सॉरी, प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसके जो ऑब्जेक्ट है स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 378 बी के अंदर। प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 378। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के। प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली फार्मर्स के लिए काम करती है। प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर कंपनी के बेसिकली ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आप ऑब्जेक्ट पढ़ लेना, एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ये सारे ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूसर कंपनी, कुछ नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है। और ऑब्जेक्ट ये बता रखे हैं। ऑब्जेक्ट कौन से सेक्शन के अंदर बता रखे हैं प्रोड्यूसर कंपनी के? सेक्शन कौन सा है? 378 बी। सेक्शन 37 ए भाई से जिस स्टार्ट अंदर। कंपनी का जी ऑब्जेक्ट सर, एक प्रोडक्ट, क्वेश्चन था। हाँ जी, जिस से सर एक क्वेश्चन था, ये सेक्शन के साइड में जैसे 37 378 ए से लेके जेड यू तक, ये ए बी जेड यू ऐसे क्यों लिखते हैं सर? ये पूरा एक मतलब क्या होता है कि पूरा सेक्शन होता है, सेक्शन बना दिया ये, और ये इसके पार्ट बना दिए, एक सेक्शन के सब आगे पार्ट बना दिए। 378 का ए सेक्शन बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया, मतलब ये आगे वो बना दिए कि भाई पूरा, मतलब वैसे तो इसका सेक्शन 378 है, 378 है, लेकिन 378 के अंदर 378 ए, 370 बी, सी, डी, ताकि ये लंबा ना खींचे ज़्यादा, ये सारे का सारा एक ही उसमें आ जाए। ठीक है ना?
ये एक ही टॉपिक है, पूरा यू तक जाएगा। हाँ, तो ये एक ही उसमें आ जाए, ए से लेके यू तक का एक ही सेक्शन के अंदर कवर हो जाए, तो उसके अलग अलग वैसे तरह से पार्ट बना दिए, ठीक है ना। जी सर। तो इस तरह से बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या ऑब्जेक्ट है। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वैसा कुछ ऐसे में कोई वैसे समझने वाली बात कुछ ऐसा है नहीं है, बेसिकली बस इसमें लर्निंग वाला पॉइंट है। जिस भी कंपनी का ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्यूटमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ मेंबर और इंपोर्ट गुड्स या सर्विस फॉर देयर बेनिफिट, मतलब ये बात कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोक्यूटमेंट ऑफ, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्रेइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। ये एग्रीकल्चर का बिजनेस, जो एग्रीकल्चर के जो किसान लोग होते हैं ना, बेसिकली किसान लोग, फार्मर्स मिलके क्या कर लेते हैं, इकट्ठा होके कंपनी बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। मान लो काफी सारे फार्मर इकट्ठा हुए, उन्होंने मिलके कंपनी बना ली और वो सारा पैसा अपना उस कंपनी में लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो कुछ भी एग्रीकल्चर पर्पज से कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीन ले आए, कोई कंबाइन ले आए, कोई भाई वो रैपर होता है वो ले आए, ट्रैक्टर ले आए, और जो भी पैकेजिंग वैकेजिंग का काम हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी आता है, फिर वो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से परचेज कर सकते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। अगर मान लो कंबाइन एक फार्मर लेने जाए तो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन कंपनी लोग इकट्ठा होकर ले ले एक प्रोड्यूसर कंपनी बना के, तो सस्ती पड़ती है कंबाइन। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मशीनरीज होती है जो महंगी पड़ती है, किसान को जो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो फिर वो कंपनी बना लेते हैं इकट्ठा होके, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है उनको आसानी से पूरा किया जा सके। समझ आ गई? जैसे निधि कंपनी अपने मेंबर के लिए काम करती है, ऐसे ही प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर के लिए काम करती है। समझ आ गई? हाँ, और ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल मेमोरी मेयरली टू द मेंबर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ये हेल्प भी करती है प्रोड्यूसर कंपनी, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती है किसान लोगों को, फार्मर्स को, कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी, खेती करने की नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से खेती की जाए, किस तरह से कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज सही नहीं है, रिसर्च में हेल्प करती है, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाए, इंश्योरेंस की बात करवाती है कि अगर आपकी मान लो फसल वसल जल गई तो आपका इंश्योरेंस करवाने में हेल्प करती है। तो ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये लर्निंग है जी सर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझने वाला, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे किसान बंधु एग्रो प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड, किसान भूमि प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब उस कंपनी के नाम के आगे प्रोड्यूसर कंपनी लगा होता है। बेसिकली ऐसी कंपनी आपको ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, यहाँ देखने को मिलेगी, और ज़्यादा आपको पंजाब में देखने को मिलेंगी प्रोड्यूसर कंपनीज। समझ आ गई? ठीक है सर। आपको लर्न करना, वैसे आपको प्रोड्यूसर कंपनी समझ आ गया या दोबारा से बताऊं? पता चल गया। हाँ, फॉरेन कंपनी, एक बार मुझे बताओगे क्या होता है फॉरेन कंपनी, ओवरव्यू दोगे? फॉरेन कंपनी का जो सेक्शन जो होता है, कंट्री के आउटसाइड होती है, हमारी कंट्री सेक्शन में 2+42, हाँ, फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया में, लेकिन उसका प्लेस ऑफ आउटसाइड बिजनेस, इंडिया। हाँ, बट उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया या के तो अंदर वो प्लेस ऑफ अपने बिजनेस। किसी एजेंट के थ्रू, या फिर फिजिकली, या फिर ऑनलाइन, वो क्या कर रही है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, एक्टिविटी। समझ आ गई? बिजनेस। जी सर। हाँ जी। ठीक है ना? समझ आ गया फॉरेन हाँ कंपनी जी का? जी। सर। हाँ। अब फॉरेन कंपनी का आगे सर जो, फॉरेन कंपनी को क्या कह रहे हो?
किसी ने कुछ बोला? नहीं था क्या फॉरेन कंपनी के अंदर, नहीं और कुछ नहीं है? नहीं नहीं, और भी है, ये रहा। सेक्शन 379 से सेक्शन 393 बात करता है फॉरेन कंपनी के पूरे प्रोविजन के बारे में। भाई अगर आपको फॉरेन कंपनी जी कोई आ रही है, अगर आपको फॉरेन कंपनी को इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना है, तो आप किस तरह से, आपको क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? मान लो इंडिया से, मतलब यूएस से कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आ रही है, तो बिजनेस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरओसी के पास कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं जी क्या कहना सर। चाह रहा हूँ? मंशा एंड सिमरन, यस आर यू लिसनिंग वट एवर यस आई हाँ एम जी, सर। ट्राइंग टू टेल यू? हाँ जी। यस सर। यस सर, आई एम लिसनिंग। यस। तो सेक्शन, देखो जो डेफिनेशन फॉरेन कंपनी की बता रखी है वो बता रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 42 के, बट जो प्रॉपर सेक्शन है, जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, वो सेक्शन 379 से लेके सेक्शन 393 तक बात करता है कंपनी से। चैप्टर 12, चैप्टर 22 सॉरी, ये इसकी बात करता है। अब मैं बात करता हूँ, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर अगर बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अमेजोन आई, अमेजोन अमेजोन ने इंडिया में बिजनेस करना शुरू किया, अमेजोन ने इंडिया में बिजनेस करना शुरू किया। अमेजोन को जैसे ही इंडिया में बिजनेस शुरू करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे उसको, यहाँ तक क्लियर है जो मैंने अभी तक बोला आपको? जी सर। कोई डाउट? नो सर। नो अब सर। डॉक्यूमेंट क्या क्या देने पड़ेंगे? पहला देना पड़ेगा फॉरेन कंपनी के, अमेजोन, मान लो हमारे एग्जांपल में अमेजोन है, तो अमेजोन का मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कंट्री के अंदर, मान लो यूएस के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी उनका कोई चार्टर डॉक्यूमेंट है, जो भी उनका कोई मेमोरेंडम है, जो भी उनका कोई आर्टिकल है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो उसकी एक इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कॉपी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। पहला समझ आ गया क्या डॉक्यूमेंट जाएगा? जी सर। मान लो तो चाइना की कंपनी थी कोई, इंडिया में बिजनेस करने आई, बट जैसे ही उसने बिजनेस शुरू किया, 30 दिन के अंदर उसको आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाना था। मान लो उसका जो मेमोरेंडम था वो चाइनीज लैंग्वेज में था, तो उसको अपने मेमोरेंडम को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के एक ट्रांसलेट कॉपी भी देनी पड़ेगी। समझ आ गई? जी दूसरा, सर। कंपनी का प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, फुल एड्रेस वो भी बताना पड़ेगा। कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, उनके बारे में भी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। कंपनी के उस पर्सन का नाम भी बताना पड़ेगा जो इंडिया में कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा कोई भी। मान लो अमेजोन ने इंडिया में बिजनेस शुरू करने से पहले मिस्टर ए को ऑथोराइज किया कि भाई मैं आपको ऑथोराइज करता हूँ इंडिया में हमारे सारे बिजनेस को आप क्या करोगे, देख के चलोगे। तो बताना पड़ेगा अमेजोन को एप्लीकेशन के साथ कि भाई इंडिया के अंदर किस पर्सन को आपने ऑथोराइज किया रखा है जो आपके बिहाफ पे अगर कोई भी नोटिस आता है तो उसको रिसीव कर सके, तो उस पर्सन का नाम भी बताना पड़ेगा। समझ आ गई? इंडिया के अंदर जो भी आपके बिजनेस के ऑफिस हैं, जो भी आपके ब्रांच ऑफिस हैं, उन सारे ब्रांच ऑफिस के बारे में बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस टाइम आपका बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो इंडिया में क्लोज हो रहा है, या किस टाइम आप अपना बिजनेस इंडिया में बंद करोगे, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर आ गया? समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? जी सर। नहीं सर। नो सर। ओके। ये भी बताना पड़ेगा कि भाई
क्या कंपनी का कोई डायरेक्टर, कंपनी का कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जिसने कोई क्या किया है, कोई क्राइम किया है, कोई लॉ में ब्रीच की है, या जिसको मना किया गया है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो उस डायरेक्टर का नाम भी बताना पड़ेगा, या कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो जरूरी है। समझ आ गई? मान लो कोई कंपनी थी, चाइना की कोई कंपनी थी, चाइना की कोई कंपनी थी, इंडिया के अंदर बिजनेस करने आई। बिजनेस करने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई। पता चला कि चाइना की कंपनी में कोई टेररिस्ट है डायरेक्टर, कोई लादेन जैसा डायरेक्टर था, वो टेररिस्ट डायरेक्टर था। क्या उसको अलाउ किया जाएगा इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए? नहीं सर। नहीं किया जाएगा। ये नो पूरा सर। चेक किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि भाई ऐसा बंदा तो नहीं है कि किसी ने कोई क्राइम कर रखा है या किसी को मना कर रखा है, या इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, भाई जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को हानि पहुंचे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारा कुछ चेक होने के बाद ही एक फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवा सकती है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ यस सर। हाँ। फॉरेन कंपनी को ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी कंपनी का नाम क्या है, किस कंट्री के अंदर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कम मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, उसको अपने हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली ये चीज़ बतानी पड़ेगी। मान लो अमेजोन है, अमेजोन, तो अमेजोन को ये भी बताना पड़ेगा कि अमेजोन अमेरिका में बनी है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, इसके बारे में भी पूरा बताना पड़ेगा। समझ आ गई? जी सर। सेक्शन 376, यस सर। हाँ, सेक्शन 376 of the Companies Act 2013 provide further that when a foreign company which has been carrying on business in India cease to carry on business in India, it may be wound up as an unregistered company. कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही थी और उसने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया, तो उसको एक अनरजिस्टर्ड कंपनी की तरह क्या किया जाएगा? वाउंड अप किया जाएगा। तो जब वो अपना बिजनेस करना बंद कर देगी तो उसको वाउंड अप, उसको बंद कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। क्लियर है? जी सर ठीक है। हाँ। यहाँ तक जो मैंने अभी तक आपको बताया, इसमें कोई डाउट आप लोगों का? नो सर। कोई किसी तरह का लगता है कि भाई सर मेरे को ये वाली चीज़ नो समझ सर। नहीं आई, तो मुझे दोबारा बता दो। हम चलें आगे। तो हाँ। हाँ जी। Section 379 provide that where not less than 50% of paid up share capital, whether equity or preference share or whether partly equity or partly preference of a foreign company is held by one or more citizen of India or one or more body corporate incorporated India, whether singly or in aggregate, such companies shall be comply with the such provision of the Act has been prescribed by the central government with regard to the business carried out by in India as if they were the company incorporated in India. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? कोई भी फॉरेन कंपनी है, कोई भी फॉरेन कंपनी है, बट उस फॉरेन कंपनी की 50% पेड अप शेयर कैपिटल, या तो वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने या फिर किसी इंडियन कंपनी ने होल्ड कर रखा है, तो उस फॉरेन कंपनी को हम एक इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? उसके ऊपर वो सारे प्रोविजन सर लगेंगे मतलब जो एक इंडियन कंपनी पे लगते हैं। समझ आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या दोबारा समझाऊं? सर एक बार और बता दिए। हाँ भाई, कोई फॉरेन की कंपनी थी, मान लो एक फॉरेन की कंपनी थी, अमेरिका से एक कंपनी आई, अमेरिका की कंपनी थी, बट उसमें पता चला 50% शेयर मंशा ने होल्ड कर रखे, जो कि कौन है? इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन। जी सर। तो ये अमेरिकन वाली कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, क्योंकि इसके अंदर 50% शेयर, कम से कम 50% शेयर
इंडियन सिटीजन ने होल्ड कर रखे हैं या इंडियन कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं, तो इसके ऊपर वो सारे प्रोविजन लगेंगे जो एक इंडियन कंपनी के ऊपर लगेंगे। इसको एक इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये इंडियन पर्सन ने, इंडियन सिटीजन ने ठीक है इसके सर। अंदर शेयर होल्ड कर रखे हैं। इंडियन सिटीजन इसका शेयर होल्डर है, इंडियन सिटीजन इसका मालिक है। समझ आ गई? कंपनी की तो पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है हाँ, पर्सन क्या से, कह रहे हो? फिर उसको नहीं कंपनी की देखो, पर्सनैलिटी तो डिफरेंट होती है ऑनर से, कॉर्पोरेट तो वो कॉर्पोरेट ऑनर के पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग ट्रीट कॉर्पोरेट करेंगे उसको। पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन स्टेटस के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जरूरी होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखना पड़ता है। बेसिकली तो अगर मैं ये देखूं कि भाई ये कंपनी, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक तो इंडियन ही है एक तरह से, हाँ जी, तो इसको एक इंडियन का ही हम स्टेटस देके यहाँ पर चलेंगे, एक तरह से हाँ जी, इंडियन कंपनी की तरह ही इसको मानने चलेंगे। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। सेक्शन हाँ जी, 381 require जी foreign company to maintain book of account, file a copy of balance sheet, profit and loss account in the prescribed form with ROC in every calendar year. फॉरेन कंपनी को भी अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और हर कैलेंडर ईयर में आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला आप छोड़ो, ये वाला यहाँ तक पढ़ ले। जी सर। समझ आ गई? हाँ जी सर। अगर मैं बात करूँ एक फॉरेन कंपनी पे सेक्शन 71 के प्रोविजन, सेक्शन 71 डिबेंचर के बारे में बात करें, डिबेंचर से लेगी प्रोविजन सेम टू सेम अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम जैसे इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम सेक्शन 71, सेक्शन 92, सेक्शन 128, चैप्टर 6, चैप्टर 14, ये सारे के सारे प्रोविजन सेम टू सेम अप्लाई होंगे। जो एक इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम प्रोविजन सेक्शन 71 प्रोविजन वही बात करता है फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होंगे। डिवेंचर से रिलेटेड, सेक्शन 192 बात करता है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, सेक्शन 128 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, चैप्टर 6 बात करता है चार्जेस से रिलेटेड और चैप्टर 14 बात करता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको ये इस तरह से नहीं लिखना तो आप, मैं एक सिंपली भाषा में लिख सकता हूँ, द प्रोविजन ऑफ लिखो, द provision of section 71, section 92, section 128 and provision of chapter 6 and chapter 14 shall apply mutandis mutandis। मुटेंडिस मुटेंडिस का मतलब क्या होता है बताओगे? मैंने बताया था, मुटेंडिस मुटेंडिस का मतलब क्या होता है? सेम सेम टू टू सेम। सेम। शैल अप्लाई सेम टू सेम मतलब मुटेंडिस मुटेंडिस सेम टू सेम। टू द फॉरेन कंपनी, टू द फॉरेन कंपनी। समझ आ गई? क्लियर है? जैसे एक इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, सेम टू सेम वो अप्लाई होंगे फॉरेन कंपनी। क्लियर है? एनी डाउट? तो आप यहाँ तक इसको पढ़ लेना, जितना मैंने पढ़ाया है जी ये सर। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नो सर। यहाँ तक इसको पढ़ लेना।